मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं सोनालिका ट्रैक्टर्स लीडिंग एग्री एवोल्यूशन। दो दिन छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कुछ जगह बारिश के आसार। तमिलनाडु और पुदुचेरी के कई हिस्सों में होगी बरसात। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में चलेंगी तेज हवाएं। वहीं केरल और लक्षद्वीप में तेज हवाओं की संभावना। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान रहा 37.8 डिग्री। मध्य प्रदेश के मंडला में न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में बताएंगे आपको कि देश के किस इलाके में बरसात हो सकती है, कहां तेज हवाएं चली हैं, तापमान की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है और साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शुक्रवार और शनिवार को कोंकण गोवा में इक्का दुक्का जगहों पर तेज बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान मध्य महाराष्ट्र और शुक्रवार को मराठवाड़ा के गिने चुने हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं बता दें आपको, तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन और तेलंगाना में शनिवार को कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। और साथ ही बता दें, कर्नाटक और केरल में 2 दिन इक्का दुक्का इलाकों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो वहीं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार के छुटपुट हिस्सों में जोरदार बरसात के आसार बने हुए हैं। बता दें आपको, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कल ओडिशा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। वहीं बात करेंगे कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की, तो बता दें 2 दिन यहां पर भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही बता दें आपको, आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। जाना आपने कि किस तरह की गतिविधियां रह सकती हैं अगर हम 1 से 2 दिनों की बात करते हैं। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। बता दें आपको, खासतौर पर हम उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बरसात हो सकती है। पूर्वी और पश्चिमी राज्यों में भी कहीं कहीं बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं रुक करेंगे अगर हम दक्षिण भारत का, तो बता दें यहाँ पर भी कुछ एक इलाके हैं जहां पर बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहेगा बरसात का हाल, आइए जानते हैं। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बरसात के आसार नहीं है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा की संभावना नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार और झारखंड में बादल नहीं बरसेंगे, तो ओडिशा में गिने चुने स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को छिटपुट इलाकों में पानी बरसेगा। तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में 2 दिन बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन छिटपुट स्थानों पर बादल बरसेंगे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में बारिश होगी। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कई इलाकों में बारिश होगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह वर्षा का अनुमान है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार हैं। अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है।
मध्य भारत की बात करें तो कल पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पानी बरसेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात नहीं होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और शनिवार को सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कई इलाकों में पानी बरसेगा। तो देखा आपने बारिश का पूर्वानुमान, जाना आपने कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पर बादल बरस सकते हैं और कौन सी जगह है जहां पर मौसम साफ बने रहने के आसार बने हुए हैं। इसके साथ आइए आपको जानकारी देते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां-कहां बरसात दर्ज की गई। बता दें पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ एक जगहों पर वर्षा दर्ज की गई। इसके साथ ही बात करेंगे असम और मेघालय की, तो यहाँ इक्का दुक्का जगहों पर बरसात हुई। हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बादल बरसे। गंगा पश्चिम बंगाल में भी बरसात दर्ज की गई। तो वहीं ओडिशा के कुछ एक इलाके हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे। वहीं गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की हम बात करते हैं तो यहां पर भी कुछ एक इलाके हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई। इसके साथ बात करेंगे हम दक्षिण भारत के इलाकों की, तो बता दें तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तरी कर्नाटक और साथ ही साथ तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में कुछ एक इलाके हैं जहां पर वर्षा दर्ज की गई। लक्षद्वीप की हम बात करते हैं तो यहां पर भी बादल बरसे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बरसात दर्ज की गई। और तटीय कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान हमने देखा है कि कुछ एक इलाके हैं जहां पर पानी बरसा है। तो देखा आपने दक्षिण भारत के कुछ एक इलाके हैं जहां पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां-कहां पानी बरसा। इसी के साथ आपको जानकारी देते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान असम में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। तो ओडिशा में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। और कोंकण, गोवा के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। और ऐसा ही हाल मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी रहा। यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं इसके विपरीत पूर्वी उत्तर प्रदेश के इक्का दुक्का स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। बता दें आपको सिक्किम में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। सौराष्ट्र कच्छ के गिने चुने हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान में रहा। यहाँ के बाड़मेर में पारा 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये था अधिकतम तापमान का हाल। इसके साथ आइए आपको जानकारी देते हैं कैसी रही देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान की स्थिति। बता दें आपको कि पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। हरियाणा के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। और इसी बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान मध्य प्रदेश के मंडला में दर्ज किया गया। यहां पर पारा 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये था देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। इसके साथ बुलेटिन में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें बेबी कॉर्न की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। पापा केक धमाका आ गया क्या? आज का दिन याद है आपको? धमाका आ गया क्या? पिछले साल तो पापा ने ना सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका छोड़ दिया था। आ गया सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका रिटर्न्स। ये मौका छूट ना जाए। सोनालिका ट्रैक्टर। इस साल की फसल भी पिछले साल की तरह ही रही, बढ़िया से बढ़िया और महंगा उर्वरक इस्तेमाल करने के बावजूद भी। पता नहीं करते क्या है ये खेत में। अरे बहन जी, नए कंगन। अरे ये तो ऐसे ही फसल बेचने गए थे ना, शहर लौटते वक्त ले आए। आपके वो नहीं लाए क्या कुछ? असली हीरो का कंगन कैसे? वो ऐसे भाभी जी, क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा।
जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। और तो और इसने हमारी मिट्टी की उर्वरता को भी बरकरार रखा है। मिली एग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। क्यों न इस बार आप भी ग्रो प्लस अपनाएं? अरे क्यों नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। अच्छा लगता है जब वक्त के साथ कुछ परंपराएं नहीं बदलती। विडोल ट्रैक्टर इंजन ऑयल, मॉडर्न रहने की एक परंपरा। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की। खास तौर पर आपको बता दें कि अभी का जो समय है, ऐसे में बहुत सी जगहों पर कटाई और बुआई के लिहाज से बिल्कुल परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करें तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के किसानों के लिए क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में धान के खेत में सिंचाई करें, धान की कटाई करते रहें, साथ ही तोरी की बुआई कर लें। तोरी के खेत में निराई भी करें। किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं, यहाँ मक्के की कटाई भी करते रहें। अभी ब्रोकली की बुआई कर लें। ब्रोकली के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। जम्मू कश्मीर में फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई करें। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत में पर्याप्त नमी बनाकर रखें। इसके अलावा पालक की बुआई कर सकते हैं। वहीं मेथी और धनिये की बुआई भी कर ले। मेथी और धनिये के खेत में निराई करते रहें। इसके साथ ही ज्वार और बाजरे की कटाई करें। उत्तराखंड में जौ और गेहूं की बुआई करें। किसान लहसुन की बुआई कर सकते हैं। साथ ही अरहर की देखभाल कर ले। यहीं प्याज की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। इस समय धान और मक्के की कटाई करते रहें। धान के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। वहाँ के किसान गन्ने की बुआई करें। इसके साथ ही मटर और सरसों की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। अभी फूल गोभी के खेत में निराई और गुड़ाई करें। फूल गोभी के खेत में सिंचाई भी करते रहें। उत्तराखंड में तोरी की बुआई करें। किसान पालक और मूली की बुआई भी कर सकते हैं। यहाँ धनिया भी बोए। तो जाना आपने जम्मू कश्मीर के हमारे जो किसान हैं, साथ ही उत्तराखंड के जो किसान हैं, किस तरह से आप कृषि कार्य कर सकते हैं जिससे आप आगे चलकर अच्छी उपज हासिल कर सकें। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। बता दें आपको कि मक्का की जो गिनती है तेजी से लोकप्रिय हो चुकी फसलों में होती है। इसी का एक रूप है बेबी कॉर्न, यानी कि शिशु मक्का। एक तो बेबी कॉर्न की फसल हम साल भर ले सकते हैं और दूसरी इससे आमदनी भी काफी अच्छी होती है। इसके अलावा पशुओं के लिए बढ़िया हरा चारा जो है वो भी उपलब्ध रहता है। किस तरह से कर सकते हैं आप इसकी खेती, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है।
तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूँकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो जाना आपने बेबी कॉर्न के कितने फायदे हैं, किस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हैं, अच्छी उपज लेकर अच्छी आमदनी भी आप अर्जित कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको बताते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए बता दें, अरुणाचल प्रदेश के किसानों को सलाह है धान की कटाई का कार्य सावधानी पूर्वक कर लें। साथ ही धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है किसानों को। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में इस समय टमाटर की बुआई कर सकते हैं, इसके लिए तैयारियां कर लें किसान। वहीं टमाटर के खेत में निराई भी करते रहें। इस समय अरुणाचल प्रदेश में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं, उन्नत किस्म का ही चुनाव करें। वहीं फूल गोभी के खेत में निराई भी जरूर कर लें किसान। इस समय अरुणाचल प्रदेश में पत्ता गोभी भी बोई जा सकती है, इसके लिए भी अच्छी तरह से आप तैयारियां जरूर कर लें और साथ ही ध्यान रखें पत्ता गोभी के खेत में भी निराई का कार्य कर लें आप। वहीं अरुणाचल प्रदेश में आलू की बुआई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार जरूर कर लें किसान। वहीं संतरे के बागों से खरपतवार निकालने का उचित प्रबंध भी जरूर कर लें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। पापा केक। धमाका आ गया क्या? आज का दिन याद है आपको? धमाका आ गया क्या? पिछले साल तो पापा ने ना सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका छोड़ दिया था। आ गया सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका रिटर्न्स, ये मौका छूट ना जाए। आज भी याद है वो स्कूल से सीधे पीपल के पेड़ के नीचे हाजिरी लगाना, वो अखरोट तोड़ने के नए नए तरीके ढूंढना, वो अपने मिले पैसे तुरंत माँ के हवाले करना, वो दादाजी के साथ ट्रैक्टर में विडोल डालना। अच्छा लगता है जब वक्त के साथ कुछ परंपराएं नहीं बदलती, है ना? ट्रैक्टर्स की बदलती टेक्निक के साथ बदलता इंजन ऑयल। विडोल ट्रैक्टर इंजन ऑयल, मॉडर्न रहने की एक परंपरा। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों की। बता दें, इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे ओडिशा के जो किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि चने की आप बुआई इस समय कर सकते हैं। ओडिशा में इस समय उड़द की बुआई भी की जा सकती है, इसके लिए भी तैयारियां कर लें किसान। ओडिशा में धान के खेत में निराई जरूर कर लें। वहीं टमाटर की नर्सरी भी इस समय तैयार कर सकते हैं किसान। साथ ही ओडिशा में फूल गोभी की नर्सरी भी तैयार की जा सकती है, इसके लिए भी सही समय है। वहीं मूंगफली की खेती के लिए भी खेतों को अच्छी तरह से तैयार निश्चित तौर पर कर लें। वहीं बैंगन की नर्सरी भी तैयार करने के लिए उचित समय है, इसके लिए भी आप अच्छी तरह से तैयारियां कर लें। ओडिशा में अदरक के खेत में निराई जरूर कर लें किसान। इस समय ओडिशा में मूंग की बुआई कर सकते हैं, उन्नत किस्म का ही चुनाव करें। और ओडिशा में ही इस समय किसान पत्ता गोभी की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं मौसम की अहम छल के ऊपर। बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कल ओडिशा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है।
साथ ही आपको जानकारी दें कि कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें आपको कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं बताएं आपको केरल और लक्षद्वीप का हाल, तो यहां पर भी 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार बने हुए हैं। वहीं 2 दिन अंडमान निकोबार में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो ये था मौसम का हाल। इसी के साथ आइए चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। एक विशेष जानकारी आपके लिए कि आप मौसम खबर डीडी किसान की यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे सोनालिका ट्रैक्टर्स, लीडिंग एग्री एवोल्यूशन। जब आपको डिस्ट्रेस करना है तो क्या हॉबीज हैं आपके? हमको गाना बहुत पसंद है। मेरा माताजी बहुत अच्छी गाते हैं। तो हमारे दूरदर्शन के दर्शकों के लिए भी गाना सुनाइए। एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी, हाসি হাসি পূর্ব ফাঁসি দেখবে জগৎবাসী, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। देखिए हमारा खास कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। विज्ञान ने बदली किसानों की तस्वीर। देश के युवा वैज्ञानिकों के अनुसंधान से मिल रही है किसानों को नए नए तकनीकें। नए आविष्कारों से खेती हुई आसान। बदल रही है भारत के किसानों की तकदीर और उनकी तस्वीर। सरकार भी दे रही किसानों का साथ। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के ऑफिस के सहयोग से इफ्को और डीडी किसान ले आ रहे हैं आपको एक नया कार्यक्रम, नया भारत के नया किसान। नए भारत का नया किसान 11 अक्टूबर से हर सोमवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से रामलीला। मैं आपका दोस्त राहुल गुज्जर श्री राम के किरदार में आपको अयोध्या की रामलीला में नजर आने वाला हूँ। अयोध्या जो कि श्री राम का जन्म स्थान है, इसलिए वहाँ की रामलीला का अपना एक अनूठा ही आनंद है। मैं आ रही हूँ भगवान श्री राम की पावन धरती पर अयोध्या की रामलीला में सीता का किरदार निभाने। कई नए चेहरों को लाएंगे, आपको सरप्राइज देंगे। 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक रोज शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आप सब भी हमारे साथ जुड़े। जय श्री राम। मिलते हैं अयोध्या जी की रामलीला में अयोध्या जी से। वैसे वास्तविक उत्सव तो मित्रकर्ण के आने के पश्चात ही मनाया जाएगा। मूर्ख पांडव समझ रहे होंगे कि ये सब भाग्य का खेल। जिसका भय था वही हुआ। क्या हुआ?
ग्रीमिक हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के धुरंधर होंगे आमने सामने। दांव पर क्रिकेट के सबसे रोमांचक फॉर्मेट की बादशाहत। सुनिए T20 वर्ल्ड कप के हर रंग आकाशवाणी के संग। क्या है ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना? कहां पे करवाऊं इस मिट्टी की जांच? क्या है इसके लाभ? किससे करें हम संपर्क? क्या है इसकी जांच की पूरी प्रक्रिया? जानने के लिए देखिए सरकार आपके साथ 9 अक्टूबर शाम 5:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर से लगा हुआ जिला कानपुर देहात है। कानपुर देहात खाद्यान्न के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ मुख्य रूप से धान, गेहूं और सब्जियों की खेती की जाती है। कानपुर देहात के विकास खंड मैथा का मझियार गांव भी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। माया देवी मझियार गांव की रहने वाली हैं। इनकी उम्र लगभग 48 वर्ष है। माया जी के पास 3 बीघा जमीन है, जिसमें वो स्वयं खेती करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर कानपुर देहात से जुड़ने से पहले माया देवी तकनीकी ज्ञान के अभाव में अपनी खेती से अच्छा आर्थिक लाभ नहीं कमा पा रही थी, जिसके कारण उनके दैनिक जीवन में समस्याएं बनी हुई थी। हमारे पास 3 बीघे जमीन है, उसमें मैं थोड़ा सा गेहूं धान कर लेती हूँ। इसके बाद सारी जो बचता है उसमें सारी सब्जी उगाती हूँ। जब मैं KVK से नहीं जुड़ी थी तब मेरा परिवार अच्छे ढंग से नहीं चल पा रहा था। कहीं धनिया बोती थी, कहीं चुटुर पुटुर कर लेती थी, उससे मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी। जब मुझे जानकारी हुई तब से हमारा सारा खर्च अच्छे से चलने लगा। साल 2014 में माया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात से गृह वाटिका में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने वैज्ञानिकों के सहयोग से अपने घर के पास 250 वर्ग मीटर की एक गृह वाटिका का निर्माण किया। इसमें वह सब्जी उत्पादन का कार्य करने लगी। घर में प्रयोग के बाद बची हुई सब्जियां उन्होंने बाजार में बेचना शुरू किया और उससे आर्थिक लाभ भी कमाया। सब्जी उत्पादन में आर्थिक लाभ को देखते हुए उन्होंने अपनी खेती योग्य जमीन पर भी सब्जी उत्पादन शुरू किया और इस कार्य में उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से तकनीकी सलाह ली। सब्जियों में भी उन्होंने सबसे ज्यादा परवल की खेती पर जोर दिया, जिसमें उन्हें एक फसल में लगभग 25,000 रुपए का लाभ हुआ। इसी प्रकार उन्होंने प्याज की खेती पर भी जोर दिया और लगभग 8,000 का लाभ कमाया। इसके अलावा माया देवी मौसमी सब्जियों का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रही हैं। सबसे पहले मैंने गृह वाटिका एक बनाई 1 बिस्वे में। उसमें मैंने गाजर, मूली, पालक, शलगम, चुकंदर यानी सारी चीज अपनी सब्जी उपलब्ध की। उससे भी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उससे मैं अपना सारा खर्च चलाती हूँ। हमारा बहुत अच्छे से परिवार चल रहा है। माया देवी न सिर्फ सब्जी उत्पादन का कार्य कर रही हैं, बल्कि पशुपालन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। दुग्ध उत्पादन से माया देवी लगभग 10,000 रुपए सालाना कमा रही हैं। हमारे पास पशु हैं, भैंसें हैं, उससे मैं 15 लीटर दूध निकालती हूँ और वो दूधिया को ना देकर बाजार ले जाकर के अपना स्वयं ही धंधा करती हूँ। उससे हमारा अच्छा पैसा निकलता है, उसी से अपना सारा परिवार का खर्च चलाती हूँ। माया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर के तकनीकी सहयोग से सर्दी के मौसम में मशरूम उत्पादन का भी काम शुरू किया है। सब्जी और पशुपालन से हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब्जी का धंधा किया और हमने अपने बच्चे और बच्चियों की शादी की और अपना घर भी बनवा लिया। इस तरीके से अपना हम परिवार में कल कुशल से रह रहे हैं। माया देवी
के पति सुखराम भी उनका खेती और पशुपालन कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। माया देवी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। गांव में उनका मान सम्मान भी बढ़ा है। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।